कि एजुकेशन हब में आपकी एंट्री तब हो गई थी जब हिमाचल में 2005-06 के बाद यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन का जो एक सुनामी थी वो आई थी। इंडस्ट्री के तौर पे हम इसको लाए थे उस वक्त धूमल साहब की एक इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर में चलनी चाहिए। एजुकेशन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए इसको। हम यहाँ के जो त्रिगत के बच्चे थे दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, लेस एक्सप्रेसिव। हाँ, उनको चीज़ें आती हैं। अब विंडो तो आपने खोल दी और इसकी जो फ्रेश एयर है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की लगभग 80% प्लेसमेंट है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल प्लेसमेंट उसी की होगी जो पढ़ेगा। ये एनवायरनमेंट की बात है, एक थोड़ा सा दिखाइएगा। दिव्यांग बच्चा है जी, और यहाँ पर ये माहौल की बात होती है कि इंस्टीट्यूशनल माहौल कैसा है और चीज़ें कैसी हैं। हर किसी के सपने होते हैं, इस बच्चे के भी सपने होंगे, माँ बाप के भी सपने होंगे कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी जगह पे जाए कि भले ही दिव्यांग है लेकिन पूरी मजबूती के साथ सामने आए। ये हॉस्टल में रहता है, इसका सारी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन यही रहता है। ये लॉ कर रहा है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और इसका अपना सर यूट्यूब चैनल भी है और ये लड़का गाना भी बहुत अच्छा गाता है। अगर हमारा यूथ देखें तो वो कहीं ना कहीं ऐसे भटकाव पे है जिसकी जरूरत नहीं है आज की डेट में। पेरेंट्स अपने बच्चों से डरे हुए हैं और वो उनको कुछ बोल नहीं पाते। कई पेरेंट्स किया जाए, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके मोबाइल आप रखो। अच्छा, ठीक है, तो कैसे रखेंगे हम मोबाइल? यहाँ तक नौबत आ गई है। जिन्होंने पॉजिटिव यूज करना है मोबाइल का वो पॉजिटिव यूज करेंगे। जिन्होंने यहाँ पे AI बेस्ड रोबोट तैयार किया, हमने कहा AI बेस्ड रोबोट। अच्छा, रोबोट पूरा यहाँ पे तैयार किया। ऐसा क्या इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से है कि अलग तरीके से आप कौन से ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में ही? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस ब्रांच में बच्चा इलेक्ट्रिकल साइड भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक साइड भी जा सकता है। एल&टी के साथ क्या आपका? उनकी मैंने देखा ब्रांडिंग भी है, वहाँ के कुछ लोग भी थे एल&टी के। जितने हमारे पास बच्चे नहीं होते, सीट्स नहीं होते, उससे ज्यादा कंपनीज आज की डेट में हमारे पास है। जो सप्लाई है हिमाचल में अगर इसकी चाहिए मैन पावर की, वो हाइट दे पाएगा? 700 प्लस बच्चा हमारा सिर्फ हिमाचल में ही हाइट की गोद से निकला हुआ 700 बच्चा आज गवर्नमेंट जॉब में है। रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। तो रोजगार में पशु जो है अभी वो सड़कों पे हैं, कुछ हो रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं लगता? मुझे पता चला कि वो ना ये करना चाहता है, कहते जी मैं डेयरी खोलना चाहता हूँ। और मैंने कहा जी डेयरी खोलनी तो किस तरह की डेयरी खोलनी है, तूने किस लेवल पे खोलनी है? तो उसमें पूरा मैंने अब उसमें रिसर्च करके मैंने उसको पूरा एक पेपर दिया। मतलब नेपाल वगैरह से भी बच्चे आते हैं, सारी चीजें होती हैं। हाँ जी, नेपाल से भी हैं, कश्मीर से काफी बच्चे हैं, आपके झारखंड से भी आते हैं। हम यहाँ पे किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करते थे इसके लिए। इंजीनियरिंग आपने 20 लाख में करनी है, ठीक है जी, हमारे यहाँ वो 3 लाख के अंदर में पूरी इंजीनियरिंग कर जाते हैं। कि रोजगार अगर देखा जाए कि जो उसका लिहाज है, आप अपने को किस तरह से इसकी रेटिंग करते हैं? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज की डेट में हॉट इश्यूज की बात करें और विद इन स्टेट बात करें तो सबसे बड़ा आ जाता है कि एजुकेशन और एजुकेशन के बाद रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। और ये दोनों इश्यूज इतने हॉट हो चुके हैं कि जो सियासत की भट्टियां हैं वो भी इसके आगे ठंडी नज़र आ रही हैं, चाहे उस भट्टी को दहकाने वाले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। लेकिन जो मेन इशू है कि एजुकेशन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, तो आज इसी मुद्दे पे हम आए हैं। हाइट इंस्टीट्यूट है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शाहपुर, और मेरे साथ इस वक्त हैं यहाँ के MD दुष्यंत कायस्था जी। तो दुष्यंत जी से मैं बात इसी मुद्दे पे करूँगा। दुष्यंत जी, ये जिस तरह का इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से मैंने पहले बात करी, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि एजुकेशन हब में आपकी एंट्री तब हो गई थी जब हिमाचल में 2005-06 के बाद यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन का जो एक सुनामी थी वो आई थी 2010 में। हाँ, तो मेरा ये है कि आज लगभग 20 साल हो गए आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन द सेंस कि अगर इंडस्ट्री के तौर पे हम इसको लाए थे उस वक्त धूमल साहब की एक इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर में चलनी चाहिए, क्योंकि शायद उस वक्त वो फीडिंग नहीं हो पा रही थी गवर्नमेंट सेक्टर से जिसकी ज़रूरत थी। तो आज की डेट में आपको क्या परिस्थितियाँ लगती हैं? सर, एजुकेशन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए इसको। बेसिकली जो यहाँ पे हिमाचल, जैसे मैं जिला कांगड़ा की बात करूँ, हमारी जो जोन है वो त्रिगत जोन है। त्रिगत हम कहते हैं, जिला कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगत है। इसमें मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक नॉर्मल किसान परिवार से हूँ।
तो जब हम बाहर पढ़ने गए या जब जॉब करने गया तो व्हाट आई फील कि हम यहाँ के जो त्रिगत के बच्चे थे दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, लेस एक्सप्रेसिव। हाँ, उनको चीज़ें आती हैं लेकिन उनको उन चीज़ों को किस तरह से बताना है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो जब इंजीनियरिंग करके आया, जॉब भी करी, फिर तब से मन में था कि मैंने अपने इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसे ही एक सपना देखा मैंने। कोई बहुत संपन्न तो थे नहीं, हम एक नॉर्मल परिवार से थे, किसान परिवार से आए इधर। एक ईश्वर ने वरदान दिया जी, लगे रहे 5-7 साल लगे, उसके बाद धीरे धीरे करके शुरू हो गया जी, चीज़ें बनती गई। अब विंडो तो आपने खोल दी जी, और इसकी जो फ्रेश एयर है, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा ओवरऑल एक एनवायरनमेंट देने की बात है, तो विशाल मैं थोड़ा सा कहूँगा कि एनवायरनमेंट की बात है, एक थोड़ा सा दिखाइएगा। दिव्यांग बच्चा है जी, और यहाँ पर ये माहौल की बात होती है कि इंस्टीट्यूशनल माहौल कैसा है और चीज़ें कैसी हैं। हर किसी के सपने होते हैं, इस बच्चे के भी सपने होंगे, माँ बाप के भी सपने होंगे कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी जगह पे जाए कि भले ही दिव्यांग है लेकिन पूरी मजबूती के साथ सामने आए। तो एक अलग से कहें कि सुखद माहौल जो है वो यहाँ पर तो नज़र आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था उस विंडो की कि जिसमें से एक जो फ्रेग्रेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी सी आप फीड कर पा रहे हैं अभी? सर, जैसे हमारे पास जो कोर्सेज चलते हैं बीटेक में, अगर जैसे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी डाउनफॉल में, हाँ, ठीक है जी, सिविल इंजीनियरिंग है। हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की लगभग 80% प्लेसमेंट है। ओके। 20% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट मैं कभी जीवन में नहीं करा सकता। प्लेसमेंट उसी की होगी, सामने आनी मैं चाहिए, सच्चाई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेसमेंट उसी की होगी जो पढ़ेगा। जिसने मन बना लिया कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मेरे तक घर काम चल यार, मैं दुकान ना ही बोना, उसकी प्लेसमेंट मैं नहीं करा सकता। और ना मैं उस चीज़ को कंसीडर करूंगा कि वो प्लेसमेंट हुई है, कल को अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है। आपने एक बहुत सही बात कही, यहाँ पे टोक रहा हूँ, माफी चाहूँगा, कि आजकल की जो मेजर रोल है, अगर हमारा यूथ देखें तो वो कहीं ना कहीं ऐसे भटकाव पे है जिसकी ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। तो पेरेंटल साइड पे भी तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आती होगी, पेरेंट्स की आती होनी कि ये अलग अलग तरह की समस्याएं आपके साथ डिस्कस करते हैं आके पेरेंट्स? करते हैं जी। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल। पेरेंट्स अपने बच्चों से डरे हुए हैं और वो उनको कुछ बोल नहीं पाते। कई पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल सही बात कही। ये सबसे बड़ा एक डिप्रेशन कहें जो पेरेंटल साइड पे है, रोजगार हो ना हो बच्चे के रोजगार के लिए वो सोचते हैं, और एक बहुत बड़ा जो डिप्रेशन है वो इसी मोबाइल कल्चर की वजह से है। मोबाइल का जिन बच्चों ने पॉजिटिव यूज करना है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे 2 बच्चे हमारे पास, उन बच्चों से एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने यहाँ पे AI बेस्ड रोबोट तैयार किया। हमने कहा AI बेस्ड रोबोट, अच्छा, रोबोट पूरा यहाँ पे तैयार किया उन्होंने, और उसमें सारा का सारा बच्चों ने खुद बनाया। अच्छा। हमने यहाँ पे एक R&D सेल खोला है, जैसे उसमें आप कोई भी बच्चा आके कोई भी काम करे, देखो नुकसान करेंगे, ये करेंगे तभी सीखेंगे। आपने मेरी बातचीत में भी सुना होगा कि हमने बाकी बच्चों को बोला बाकी भी टीम क्रिएट करो, नुकसान करो। तो जिन्होंने पॉजिटिव यूज़ करना है मोबाइल का वो पॉजिटिव यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स के, हम में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको मोबाइल का पॉजिटिव यूज़, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करने नहीं आता। वो सबसे बड़ा खतरा मेरे हिसाब से पूरे विश्व के लिए। पेरेंट्स की बात आई, क्योंकि पेरेंट्स ने ही पे करना है बच्चे की पढ़ाई का सारे का सारा। तो उनको क्या लगता है कि उनकी जो साइकोलॉजी है, पेरेंटल साइड की जो साइकोलॉजी है, वो कुछ ज़्यादा फिर इसकी वजह से डिप्रेशन में नहीं जा रही होगी अगर बच्चा कल को से इंस्टीट्यूशन में नहीं बैठा जा करके? नहीं, पेरेंट्स को तो सर इस चीज़ की मैंने पहले भी जैसे बताया कि पेरेंट्स वरीड, दे आर वरीड कि इसको कैसे किया जाए। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके मोबाइल आप रख लो, अच्छा, ठीक है, तो कैसे रखेंगे हम मोबाइल? यहाँ तक नौबत आ गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने पड़ रहा है कि मोबाइल अपने पास रखो, बच्चों को भी थोड़ा सा सोचना होगा। खैर, बिल्कुल जी। तो वही है कि, और जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स पे करते हैं, तो पेमेंट कैसा है जी, हम यहाँ पे किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करते फीस के लिए। जो डिग्री आप कहीं बाहर जाके इंजीनियरिंग आपने 20 लाख में करनी है, ठीक है जी, हमारे यहाँ वो 3 लाख के अंदर में पूरी इंजीनियरिंग कर जाता है, ठीक है जी।
हमारी जैसे गवर्नमेंट, हम उस तरह से अपनी फीस भी प्लान करते हैं कि जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ खर्चा निकल जाए, क्योंकि ईश्वर की दया है, काम चलता है, तो कोई ये नहीं है कि लालसा नहीं है मन में कि बच्चों से पैसे कमाने हैं, ये करना है। दुष्यंत, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ। हमारी उम्र का जब दौर था तो जेई बनने का सपना बहुत बड़ा होता था, और अभी आपने बातों में बताया कि सिविल इंजीनियरिंग और ये जो दूसरे हैं सो कॉल्ड जो 25-30 साल पुराने ट्रेड हो गए हैं, तो अब उसमें तो फुटफॉल होगा नहीं कि कोई उसमें जाए। तो ऐसा क्या इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से है कि अलग तरीके से आप कौन से ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में ही? सर, जैसे जो एक बेसिक चीज़ होती है ना, जैसे पहले ब्रांच हुआ करती थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अलग से ब्रांच हुआ करती थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर, जिस पे आज हिंदुस्तान बहुत बड़ा काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यू नो वेरी वेल। तो हमने उस दोनों चीज़ों का मर्ज एक ब्रांच बनी, दैट इज ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस ब्रांच में बच्चा इलेक्ट्रिकल साइड भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक साइड भी जा सकता है। एक तो ये ब्रांच चलती है। कंप्यूटर साइंस बेसिक है सर, आज की डेट में पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स चलने ही चलने हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसमें कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि सैचुरेशन पॉइंट है, नहीं, वो बढ़ना ही बढ़नी है चीज़ें। चाहे कंप्यूटर साइंस से ही आगे आपकी जो चीज़ें हैं, वो एआई है, वो भी कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है, आईटी है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस से ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपना सिविल इंजीनियरिंग की, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का दौर है, इतना चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग सर, कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। मैकेनिकल इंजीनियर आगे, ऑटोमोबाइल चलेगा ही चलेगा सर। बट मेरा सवाल ये है कि जिसे हम कहते हैं कि हॉट केक है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा तो सर इस वक्त कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चल रहा है। यहाँ पे तो ठीक है। अभी मैं आपसे मिलने से पहले आपके इंस्टीट्यूशंस में घूम रहा था इधर। एल&टी के साथ क्या है आपका? उनकी मैंने देखा ब्रांडिंग भी है, वहाँ के कुछ लोग भी थे एल&टी के। यहाँ पे हमने बेसिकली कोई भी तरह की इंजीनियरिंग, कोई भी पढ़ाई कराते हैं, क्यों कराते हैं कि बच्चा 4 साल 5 साल बाद अपना कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो जाए, उसकी जॉब प्लेसमेंट हो जाए। हमने टाई अप, हमारा जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ एल&टी के साथ। एल&टी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत मानवीय कंपनी है। तो उनके साथ टाई अप ऐसा कि बच्चा यहाँ पे अपने एक छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स कराएगा। और वो भी क्यों टाई अप किया जी, जो हम पढ़ाते हैं और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, मैं वही चीज़ लगा था है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि यहाँ पे एक बात वो भी मेरे पास पहले सामने आई कि भाई जो एल&टी की डिमांड है उसके लिहाज से, अगर मैं सामान्य भाषा में ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री की डिमांड, आई एग्रीड, मेरे पास जो एक पहलू था मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप डिमांड के हिसाब से उनको सप्लाई दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा गैप है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमने टाई अप किया एल&टी के साथ। वो अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएंगे और जब बच्चा फाइनल ईयर में होगा तो उसको प्लेसमेंट्स के लिए लेके जाएंगे। हाँ, तो इस हिसाब से उनकी प्लेसमेंट्स किसी भी ब्रांच में वो सारी प्लेसमेंट्स के लिए लेके जाएंगे। होटल मैनेजमेंट, जैसे होटल मैनेजमेंट है हमारे पास। होटल मैनेजमेंट भी 2 तरह से, जैसे एक 4 ईयर प्रॉपर डिग्री कोर्स है और एक 1 ईयर का सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसमें सर यू कांट बिलीव कि जितने हमारे पास बच्चे नहीं होते, सीट्स नहीं होते, उससे ज़्यादा कंपनीज आज की डेट में हमारे पास होती हैं। 100% प्लेसमेंट। हिमाचल को टूरिज्म इंडस्ट्री, हिमाचल को टूरिज्म हब बनाने की बातें हो रही है मौजूदा सरकार में, तो आपको लगता है कि उस तरफ से इतना ज़्यादा कुछ हो चुका है कि इन चीज़ों को हम ले सकें कि हम जो सप्लाई है हिमाचल में, अगर इसकी चाहिए मैन पावर की, वो हाइट दे पाएगा? सर एक बड़े मेरे लिए गर्व की बात है कि आज की डेट में लगभग 700 प्लस बच्चा आपका गवर्नमेंट सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश ओनली, 700 प्लस बच्चा हमारा सिर्फ हिमाचल में ही हाइट की गोद से निकला हुआ 700 बच्चा आज गवर्नमेंट जॉब में है। चाहे वो जेई के रूप में है, चाहे वो एसडीओ है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। हमें भी खुशी होती है, किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, बाद में बिल में लग के आता है जी ये कॉम्प्लीमेंट्री था आपके लिए। हमने पूछा जी हम तो पहली बार है, कहते जी मैं आपके स्टूडेंट थे, वो देखो आपके स्टूडेंट ने आज प्रेजेंट किया। तो सरप्राइज भी मिलते हैं और बहुत एक गर्व महसूस होता है उस चीज़ में। बिल्कुल। यहाँ पर ये तो आगे एक आसमान जो बहुत खुला है, एक ज़मीन भी है। यहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर आपके एक जो फार्मेसी का इसका है, वेटनरी का,
वो भी साथ में चला है। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि आजकल के इस दौर में, क्योंकि रोज़गार सबसे अहम मुद्दा है, तो रोज़गार में पशु जो हैं अभी वो सड़कों पे हैं, कुछ हो रहा है, तो ये घाटे का सौदा नहीं लगता आपको? वैसे तो मैं बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए कि कम से कम जो पशुओं वाला सेक्टर है उसके ऊपर भी आपका फोकस है। सर, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। मेरे घर में आज भी 4 गाय हैं। अच्छा, ठीक है जी। और हमें आज भी काम करने में कोई शर्म नहीं आती उसमें। मैं आपको इस पशुधन पे ही एक एग्जांपल देता हूँ कि परसों एक लड़का आया मेरे पास, तो मेरे को सिर्फ इंडस्ट्री के साथ ही नहीं, मैं उनको एंटरप्रेन्योर भी बना रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? तो उससे डिस्कस किया, मुझे पता चला कि वो ना ये करना चाहता है। कहते जी मैं डेयरी खोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर का लड़का, आई कॉल हिम। फिर लगभग 1 घंटा मैंने उससे बातचीत करी। अभी आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। हाँ, तो कहते कि वो कैसे जी मैंने डेयरी खोलनी है। और मैंने कहा जी डेयरी खोलनी है तो किस तरह की डेयरी खोलनी है, तूने किस लेवल पे खोलनी है? तो उसमें पूरा मैंने अब उसमें रिसर्च करके मैंने उसको पूरा एक पेपर देना है। ये चेक पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने उसको बताया कि इसमें सब्सिडी आपको दूध गंगा स्कीम से आएगी या किस चीज़ से आएगी, आपको कितने पशु चाहिए, कितना ROI आएगा, आपको लैंड कितनी चाहिए, उस लैंड की वैल्यूएशन कितनी होगी, आपको एग्जैक्टली कहाँ दूध बेचना है, जैसे तो वो सारी चीज़ें भी हम करते हैं। पशुधन में ऐसा है कि जो बच्चा ये कोर्स करेगा, आज की डेट में मैं गाय बेशक सड़कों पे है पर बैठ के बात करते हैं सर। बिल्कुल, पर जो कुत्ते हैं ना जी, वो घर पे हमारे बिस्तर पे हैं। हाँ, वो भी पशुधन में ही है। उनको भी सर टाइम टू टाइम ना डोज चाहिए, खुराक चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। तो ये सारे बच्चे इंडिपेंडेंट होकर वो भी तो कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। हाँ, ये भी है। जब तक उनको सरकार की तरफ से रोजगार नहीं आता, क्योंकि सरकार की तो एक पॉलिसीज होती हैं, सब होता है, टाइम टू टाइम वो आएंगी, तब तक बच्चा खुद भी स्वरोजगार ले सकता है। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात काट रहा हूँ मैं कि हमेशा हम लोग दौड़ते हैं कि सरकारी नौकरी, और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो उसके लिए हमें ट्रेंड होना पड़ेगा। जैसी प्राइवेट इंडस्ट्री की डिमांड है उस हिसाब से होना चाहिए। और मान लीजिए प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं हो पा रहा है, तो जो पशु हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पेट ही क्यों ना है, वहाँ पे भी रोज़गार की एक संभावना है। खैर, दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं कि इसके अलावा लॉ के कोर्सेज की भी बात हो रही थी यहाँ पे। सर, ये लॉ के स्टूडेंट्स हैं आपके सामने जो घूम रहे हैं काफ़ी। लॉ में अभी हमारे लगभग अच्छा लगता है जब कोर्ट में तो हमारे बच्चे मिलते हैं, और वी आर फोकसिंग कि जो हमने पीछे थोड़ी सी हमने हमारी कमियों की वजह से, मैं किसी और को दोषी नहीं मानता, हम इस बार फोकस कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल में हम इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि इनको किस तरह से बच्चे जुडिशरी में चले जाएँ। हाँ, कि उसमें भी हम इनको एक एक्स्ट्रा क्लासेस या लॉ में मेन चीज़ होती है कि आपने कैसे बोलना है, कि आपका केस किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। वकालत तो सर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बड़ा वकील सही होता है। तो मेरे को याद आया कि रौनकें तो ठीक इंस्टीट्यूशन में ठीक वैसी हैं जिस तरह की अदालतों में होती हैं, चाहे झगड़ों की वजह से होती हैं, किसी और वजह से होती हैं। तो बहुत सारे सुखद पहलू भी यहाँ पे हैं। ये आपने बच्चा देखा, राज्यवर्धन नाम है। अच्छा, ये चल फिर नहीं सकता, ना इसकी टांगे ना हाथ है। हाँ, इसके लिए स्पेशल हमने ग्राउंड फ्लोर पे जिस क्लास में आता है, हाँ, वो सारी क्लासरूम हम ग्राउंड फ्लोर पे इसको कर देते हैं। यही हॉस्टल में रहता है, इसका सारी जिम्मेदारी हमारी है। ये कहाँ से है बच्चा? ये लड़का बेसिकली तो हमारा कोटला से है। अच्छा, कोटला के पास गांव से है। हाँ, लेकिन यही रहता है। ये लॉ कर रहा है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है ये। और इसका अपना सर यूट्यूब चैनल भी है, और ये लड़का गाना भी बहुत अच्छा गाता है, तो वो भी इससे हम मतलब मल्टी से सारी चीज़ें होती हैं। मैं ग्राउंड में था इनके घूम रहा, तो हर इंस्टीट्यूशन में होता है, खैर वहाँ पर रंग बिखरे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि यहाँ से मतलब नेपाल वगैरह से भी बच्चे आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी, नेपाल से भी हैं, कश्मीर से काफ़ी बच्चे हैं, आपके झारखंड से भी आते हैं, तो काफ़ी जगह से आते हैं बच्चे। एक हमें लगता है कि हमारी जो लोकेशन है, हाँ, लोकेशन ये एक किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एक आइडियल लोकेशन है। बिल्कुल एक है। शायद इतना ग्रीन कैंपस आपने अपने क्या आगे तो जाके ऐसे लगता है जैसे एक जंगल के बीच में से रास्ता गुजर रहा हो। तो जब हम गए थे वहाँ पे, सर, तो आखिरी में पेड़ ही सब कुछ है। पेड़ आपके सामने है जी। हमने पेड़ों से तो विशाल थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा कि पेड़ों का यहाँ पे बचा रहे हैं। आपको नीचे विशाल थोड़ा सा क्लोजअप पे लीजिएगा, बिल्कुल नीचे चले जाइएगा, 4 लेन का काम चला हुआ है। और जिस तरह से कहें कि प्रकृति की सर्व सत्यानाश की संभावनाएं यहाँ पे
जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी बात यह है कि फूल पौधे सब कुछ खिले हुए हैं और हरियाली है इस तरफ हर तरफ से। तो एक आ गया सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर, उसमें तो आपकी चीज़ें सामने आ रही हैं। लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रोज़गार अगर देखा जाए कि जो उसका लिहाज है, आप अपने को किस तरह से इसकी रेटिंग करते हैं? एक तो आगे की 700-800 बच्चे तो आपके प्लेसमेंट हो चुके हैं और एक बहुत अच्छी एवरेज ये मानी जा सकती है लगभग 10-15 सालों में। सर मैं खुद की रेटिंग नहीं करना चाहूँगा, मेरे जो बच्चे हैं यही मेरी रेटिंग है। ये खुद जाके, जैसे होटल मैनेजमेंट में जैसे मैंने कहा 100% प्लेसमेंट है, जो लॉ में है, लॉ में ये ऑटोमेटिकली या प्लेस्ड हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने MOU साइन हो रहे हैं, मेरे 2-3 हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ साइन हुए। अरविंद शर्मा जी हैं, वहाँ पे 2-3 और हैं, जैसे यहाँ पे हमारे सीनियर एडवोकेट हैं राकेश भारती जी, तो इनके साथ भी MOU साइन हुआ कि बच्चे जैसे यहाँ से निकलेंगे उनकी उसमें चले जाएंगे। मैं एक बात इसमें पूछना चाहूँगा कि बच्चों की साइकोलॉजी की बात हो रही है, मौजूदा माहौल में बच्चे जो वो किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि साइबर क्राइम या फिर जो दूसरे क्राइम होते हैं कि वकालत, तो उसमें महारत हासिल चाहिए ना, तो कि या ज़मीन वाले जिस तरह से होते हैं उस तरह का रुझान किस तरह का बच्चों का, अगर लॉ की बात करें? लॉ, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आज के में बच्चे साइबर क्राइम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि शायद अभी तक इसकी ओपनिंग्स जो है वो पूरी तरह से हुई नहीं है और इसमें इनको लगता है कि अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका, जैसे हमारे कश्मीर से बच्चियां हैं 2-3, तो उनको वहाँ पे क्रिमिनल लॉयर का उनको ज़्यादा स्कोप दिखता है, तो वो उस तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं। सही बात है। ठीक है जी। अब जो कुछ 1-2 बच्चे हमारे यहाँ, उनके फादर फैमिली हिरार्की में उनकी वो लॉ चल रहा है, हाँ। तो वो बोलते हैं ना जी, यहाँ जमीन जायदाद था लड़ने सही ठीक है। वही चीज़ आ गई कि बच्चों की जो साइकोलॉजी है, जो सोच है, उसमें कितना फ़र्क आ गया है कि वो अपना भविष्य जो है वो ऐसी चीज़ों पे तलाश रहे हैं जहाँ पर हमारी सरकारों की नज़र नहीं जाती है, उस सिस्टम की नज़र नहीं जाती है जो कि सो कॉल्ड उसके ऊपर, मैं अगर ये कहूँ कि उगाही करते हैं आम आदमी के इनकम टैक्स के ऊपर। लेकिन वहाँ पर कुछ एक इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जिस तरह का बच्चे का रुझान है उस तरह से चला जाए। खैर लास्ट में ये ओवरऑल जितना भी आपका इतना बड़ा वाइड कैंपस है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको लगा कि इसमें अभी ये चीज़ें डेवलप होना है? क्योंकि देखो जहाँ तक पेरेंटल वाला देखा कि पेरेंटल सबसे ज़्यादा एक अहम पार्ट रहता है एजुकेशन में बच्चे की, तो बच्चों की जो एक सिक्योरिटी है, मेंटल सिक्योरिटी है, दूसरी सिक्योरिटी, वो तो अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन जो एक सोशल इस पे सिक्योरिटी कही जा सकती है या उनको सहेज के रखना है, तो उन मसलों पे पेरेंट्स के साथ आपकी कैसी रहती है रायशुमारी? जो है हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। आप देखेंगे सारी तरफ से हमने बाउंड्रीज भी सीज करी है सर। ड्रग्स को लेके मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है, मेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की। जो मेरा ये हाइट इंस्टीट्यूशन है, जितना भी यहाँ पे स्टाफ है, मेरा परिवार है, उन सब की ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई भी किसी तरह की अगर छेड़खानी जैसी होती है, वो हमारे अगर डे 1 बच्चे को क्लियर है कि अगर यहाँ पे इस तरह की हरकत हुई तो उस दिन उसको इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। मैं भी आपके पास आया था उसी चीज़ में। एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी हाल ही में टांडा में भी कुछ बच्चों को MBBS कर रहे थे, लाखों रुपए का जुर्माना ठोका गया और उनको रेस्ट्रिकेट भी किया गया कुछ थोड़े से टाइम के लिए। तो एक अच्छी चीज़ होती है कि जब आपके पास ज़ीरो टॉलरेंस हो कि इस मामले में हमने ऐसे ही करना है। बट ओवरऑल अब ये सही मायनों में लास्ट क्वेश्चन है, दिल नहीं कर रहा है मैं इस चीज़ को छोड़ूं। तो ये लाइब्रेरीज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और जिस तरह से आपने मतलब P2P जिस तरह से कह सकते हैं सिस्टम में आपके हर एक ब्रांच है यहाँ पे, आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस मसले के ऊपर? सर मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ पे दिस इज़ द सेफेस्ट कैंपस। अगर आप उसकी इकोनॉमी के हिसाब से देखो तो भी हम बहुत बेटर हैं। अगर आप इन्वायरमेंटली देखो तो आपको खुद जानना है कि कैसा है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम बेस्ट टू बेस्ट बच्चों को जो दे सकें वो देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास इस वक्त 750+ सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स की लैब है। हाँ ठीक है जी, जिसमें कि आपने नीचे देखा होगा कि बच्चों ने जो अपना रोबोट नया उनको LNT मतलब एक तरह से हमने उनको खुला छोड़ा कि जाओ गो एंड प्ले।
मतलब ये कहें कि ये जो यंगस्टर्स उसमें 18+ हो गए, इनको रोकना नहीं चाहिए। प्ले वे स्कूल भी माना जा सकता है कि खेल खेल में के मामले में रोकना ही नहीं चाहिए सर। क्या थोड़ा सा नुकसान करेंगे, लेकिन जो क्रिएटिविटी करेंगे, जो ये नई चीज़ें बनाएंगे, और वही एक्चुअल में इंजीनियरिंग है, वही एक्चुअल में किसी भी देश की ग्रोथ में काम आता है। बिल्कुल। चलो लास्ट में अब मैं कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दे रहे हैं सरकारी सेक्टर में, लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर जिसके लिए एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्राइवेट में जाके, या कुछ और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, उसके जवाब भी आपको मिल गए होंगे। और एक बात तो है कि प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और परफॉर्मेंस की अगर बात सरकारी सेक्टर में कहूँ तो वहाँ पे पता है कि हर महीने हर स्टाफ को अपनी जो पर्क्स हैं या जो सैलरी है वो तय समय पे मिलेगी। लेकिन एक पहलू ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस अगर टीचर्स को देनी है, एक्सपर्ट्स को देनी है, तो वहाँ पर ये भी साथ में जुड़ा होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस, आपका जो बच्चा है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। तो सोच बदलने की ज़रूरत हमें हर हाल में रहेगी, और तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी रोज़गार के लाले पड़ जाएँ और हम दूसरी संभावनाएं ना तलाशें, लकीर के फ़कीर बन के चलते रहें, तो फिर हालात वही होते हैं जो आज की डेट में हिमाचल के हो रहे हैं। खैर दुष्यंत भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने वक्त दिया। तो हाइट इंस्टीट्यूट ये आपके सामने है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।